मध्य प्रदेश में गुना जिले के कुंभराज तहसीलदार के सोशल मीडिया पर प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी पर की गई पोस्ट के बाद विवाद छिड़ गया है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ने एक्स पर उन्हें नसीहत देते हुए कहा कि बहन जी नौकर है, साहब बनने की कोशिश मत कीजिए। इधर तहसीलदार ने कहा कि राजस्व महाअभियान के चलते मोबाइल मेरे पास न होकर स्टाफ के पास रहता था। किसी ने पोस्ट के बारे में पूछा तब आईडी देखी, लेकिन ऐसी कोई पोस्ट दिखाई नहीं दी। दरअसल सोशल मीडिया पर कुंभराज तहसीलदार अमिता सिंह तोमर की आईडी से यह पोस्ट डाली गई थी, जो बाद में डिलीट भी हो गई। इसमें कहा गया था कि प्रियंका गांधी कैमरा सामने आते ही मास्क से मुंह छिपाकर लंदन में दारू पी रही है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन कोलकाता जाकर ममता से इंसाफ नहीं मांग सकती, परंतु दारू पी सकती है। आगे लिखा है कि खुलेआम नशा, दारू, बकरे और बीफ मांस खाने वाले दत्तात्रेय ब्राह्मण, राहुल खान एवं वाड्रा परिवार 100 करोड़ हिंदुओं के देश पर राज करने का सपना पाले हुए हैं। इसके बाद लिखा है कि कितनी बेशर्मी से हिंदुओं को जलील किया जाता है, हिंसक बताते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, किंतु 70 साल से हम तुम इनके जाल और चक्रव्यूह से बाहर नहीं आ पाए। पूरे भारत में इनके होर्डिंग लगने चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें, केबीसी में 50 लाख रुपए जीतकर तहसीलदार अमिता सिंह ने मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया था। इसके बाद से वे लगातार चर्चा में रहती है। अमिता सिंह अभी गुना जिले के कुंभराज में तैनात है। उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर सफाई देते हुए लिखा कि अपने सभी मित्रों को सूचित करना चाहती हूं कि मेरी फेसबुक आईडी हैक हो गई है। किसी के द्वारा मेरी क्लोन आईडी बनाकर कोई राजनीति से प्रेरित पोस्ट की गई है। मेरे द्वारा अपनी आईडी चेक करने पर ऐसी कोई पोस्ट नहीं मिली है। मैं इस संबंध में साइबर सेल में शिकायत कर रही हूं। यह पहली बार नहीं है जब अमिता सिंह अपने पोस्ट को लेकर चर्चा में आई है। अतीत में उन्होंने वक्फ बोर्ड के क्षेत्रफल को लेकर एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि पाकिस्तान का क्षेत्रफल 8.81 लाख वर्ग किलोमीटर और वक्फ बोर्ड का क्षेत्रफल 9.40 लाख वर्ग किलोमीटर है। एक पाकिस्तान बाहर बनाया है और एक पाकिस्तान भारत के गर्भ में पल रहा है। बस प्रसव पीड़ा होना बाकी है। जागो हिंदुओं जागो। इसके अलावा वे कोलकाता मामले में भी लिख चुकी है। अमिता सिंह सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती है और उनके फेसबुक पेज पर 11,000 से ज्यादा फॉलोअर्स है। वो साल 2011 में कौन बनेगा करोड़पति में 50 लाख रुपए जीतकर भी चर्चा में आई थी। एमपी कांग्रेस के मीडिया सलाहकार के मिश्रा ने कहा कि तहसीलदार है, वे अपनी प्रशासनिक औकात में रहकर जो उन्हें जिम्मेदारी है उसे निभाए। यदि वो समझती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को खुश करके वहां नौकरी कर लेगी तो उन्हें लंबा प्रशासनिक जीवन निभाना है, कभी भी तकलीफ में आ सकती है। महिला है, अपने दायरे में काम करे। यदि तहसीलदार नहीं समाज सुधारक बनना चाहती है तो उन्हें राजनीति में आ जाना चाहिए। अपनी हैसियत पता लग जाएगी। यह वही तहसीलदार है जो हमेशा विवादों में रहती है। सरकार को उन्हें कहीं भी पदस्थ करने से पहले मानसिक इलाज करवाकर भेजना चाहिए। जैसा कि उन्होंने अपनी प्रोफाइल पर पोषण विशेषज्ञ भी लिखा है, उन्हें मानसिक पोषण की आवश्यकता है। महिलाओं के प्रति सद्भावना रखना सम्मानजनक स्थिति है, किंतु तहसीलदार महोदया मणिपुर के मसले पर वह मुख्य बधिर क्यों बनी रही? लगता है वह एक सरकारी नौकर नहीं, सरकार के एजेंडे को लागू करने वाली राजनीतिक दल की सदस्य बन चुकी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। जय हिंद। विधानसभा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य की गंभीर वित्तीय स्थिति को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने घोषणा की है कि राज्य के वित्तीय संकट के चलते अगले 2 महीनों तक के मंत्रिमंडल के सहयोगियों, मुख्य संसदीय सचिवों, कैबिनेट दर्जा प्राप्त सलाहकारों और सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष उपाध्यक्षों के वेतन और भत्तों का भुगतान विलंबित किया जाएगा। विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन मुख्यमंत्री सुक्खू ने सदन में अपनी घोषणा करते हुए कहा, राज्य की खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए मैं और मेरे मंत्रिमंडल के सभी मंत्री, मुख्य संसदीय सचिव, कैबिनेट रैंक प्राप्त सलाहकार और सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अगले 2 माह तक वेतन भत्ते लेने में विलंब करेंगे।
उन्होंने कहा कि इस फैसले से लगभग 1.28 करोड़ रुपए की बचत होगी, जबकि तीसरे महीने नवंबर में वेतन भत्तों का भुगतान करने के लिए सरकार को एकमुश्त 2.74 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने सदन को राज्य की वित्तीय स्थिति के बारे में बताते हुए कहा कि राजस्व घाटा अनुदान जो वर्ष 2023-24 में 8,058 करोड़ रुपए था, इस वर्ष 1,800 करोड़ रुपए कम होकर 6,258 करोड़ रुपए रह गया है। अगले वर्ष 2025-26 में यह और 3,000 रुपए कम होकर 3,257 करोड़ रुपए रह जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि एनपीएस कर्मचारियों की पीडीएनए की लगभग 9,042 करोड़ रुपए की राशि में से केंद्र सरकार से अभी तक कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई है। इसके अलावा एनपीएस कंट्रीब्यूशन के लगभग 9,200 करोड़ रुपए पीएफआरडीए से भी प्राप्त नहीं हुए हैं, जिसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र से कई बार अनुरोध किया है। जीएसटी कंसेप्शन भी जून 2022 के बाद से नहीं मिला है, जिससे राज्य की आय में प्रति वर्ष 2,500 से 3,000 करोड़ रुपए की कमी हो गई है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने बताया कि ओपीएस बहाल करने के कारण उधार लेने की सीमा भी लगभग 2,000 करोड़ रुपए से कम कर दी गई है। इन परिस्थितियों से निपटना आसान नहीं है, लेकिन राज्य सरकार ने आय बढ़ाने और गैर उत्पादक खर्चों को कम करने का प्रयास किया है। हालांकि इन प्रयासों के परिणाम आने में समय लगेगा। उन्होंने यह भी कहा कि चुनावी वादों को पूरा करने के लिए खर्च की गई राशि भी राज्य के वित्तीय संकट में एक बड़ी भूमिका निभा रही है। महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए देने की योजना शुरू हो गई है, जिसके लिए सालाना 1,000 करोड़ का बजट रखा गया है। हालांकि गोबर और दूध खरीद और 300 यूनिट निःशुल्क बिजली जैसी योजनाएं अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। केरल की वायनाड और उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से जीतने वाले राहुल गांधी को पार्टी फंड से 1,40,00,000 रुपए की रकम मिली थी। कांग्रेस ने दोनों जगह से चुनाव लड़ने की खातिर राहुल गांधी को 70 लाख रुपए धनराशि दी थी। यह ब्यौरा कांग्रेस ने चुनाव आयोग को सौंपा है। पार्टी ने सबसे अधिक फंड विक्रमादित्य सिंह को दिया। उन्हें मंडी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए 87 लाख रुपए की धनराशि दी गई। हालांकि भाजपा प्रत्याशी और अभिनेत्री कंगना रनौत के सामने विक्रमादित्य सिंह को हार का सामना करना पड़ा। अमेठी लोकसभा सीट पर स्मृति ईरानी को हराने वाले कांग्रेस प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा को भी 70 लाख रुपए पार्टी से मिले थे। इसके अलावा केरल के अलपुझा से केसी वेणुगोपाल, तमिलनाडु के विरुद्धनगर से मणिकम टेगोर, कर्नाटक के गुलबर्गा से कांग्रेस उम्मीदवार राधा कृष्ण और पंजाब के श्री आनंदपुर साहिब से कांग्रेस प्रत्याशी विजय इंदर सिंगला को भी 70 लाख रुपए की धनराशि मिली थी। आनंद शर्मा को 46 और दिग्विजय सिंह को 50 लाख रुपए मिले थे। हालांकि दोनों ही नेताओं को हार का मुंह देखना पड़ा था। बता दें कि राहुल गांधी ने वायनाड और रायबरेली दोनों ही सीटों से चुनाव जीता। हालांकि बाद में उन्होंने वायनाड सीट छोड़ दी। यह विवरण चुनाव लड़ने के लिए पार्टी द्वारा उम्मीदवारों को दी गई एक मुश्त राशि से जुड़ा था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आने वाली अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। असम के दिग्गज नेता रिपुन बोरा ने पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ा झटका दिया है। असम के तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष रिपुन बोरा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को उन्होंने पत्र लिखा है। इसमें रिपुन बोरा ने कहा, असम टीएमसी में काफी संभावनाएं हैं। पश्चिमी बंगाल में टीएमसी को क्षेत्रीय पार्टी मानने की धारणा सहित कई मुद्दों ने हमारी प्रगति में बाधा डाली है। इस धारणा का मुकाबला करने के लिए हमने कई सुझाव दिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वहीं पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर पटना के गांधी मैदान थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण सिंह कल्लू के द्वारा ममता बनर्जी के खिलाफ यह शिकायत की गई है। दरअसल पश्चिमी बंगाल के एक सार्वजनिक मंच से ममता बनर्जी ने यह बयान दिया था कि अगर बंगाल जलेगा तो देश दिल्ली, असम, बिहार जलेगा। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता विनीत जिंदल ने ममता बनर्जी के खिलाफ दिल्ली में केस दर्ज कराया है।
विनीत जिंदल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल टीएमसी छात्र संगठन के लोगों को संबोधित करते हुए लोगों को उकसाने और भड़काने वाली बातें कही। उन्होंने अपने भाषण के दौरान यह कहा कि यदि बंगाल जलेगा तो देश के और भी राज्य जलेंगे, दिल्ली भी जलेगी। कुछ राज्यों के उन्होंने नाम भी लिए। ममता बनर्जी के उस भाषण और वक्तव्य को सुनने के बाद उनकी मंशा सही नहीं लगती। मेरा मानना है कि संवैधानिक और कानूनी रूप से इस तरह की बातें करना एक कानूनन अपराध है। इन सब को देखते हुए लग रहा है कि ममता बनर्जी को अब जेल भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इन सब से अलग अब केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दूसरे पत्र का कड़ा जवाब दिया है, जिसमें बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराधों पर सख्त कानून और अनुकरणीय सजा की मांग की गई। अन्नपूर्णा देवी ने अपने बयान में कहा, पश्चिमी बंगाल में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट FTSC और विशेष पॉक्सो कोर्ट की स्थिति के बारे में आपके पत्र में दी गई जानकारी के संबंध में मैं यह उल्लेख करना चाहूंगी कि कलकत्ता उच्च न्यायालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पश्चिमी बंगाल ने 88 फास्ट ट्रैक कोर्ट FTC स्थापित किए हैं, जो केंद्र सरकार की योजना के तहत आने वाले फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के सम्मान नहीं है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित अपने दूसरे पत्र में ममता बनर्जी ने बलात्कार और हत्या के मामलों में समयबद्ध निपटान के लिए अनिवार्य प्रावधान की मांग की थी। ये दोनों पत्र कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के बलात्कार और हत्या की CBI जांच के बीच सामने आए हैं। दूसरी तरफ पश्चिमी बंगाल के भाजपा शहर प्रभारी अमित मालवीय ने भी ममता बनर्जी पर इस मुद्दे को लेकर हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, यह ममता बनर्जी का दायित्व है कि वे बताए कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए मौजूद सख्त नियमों और विनियमनों को लागू करने के लिए क्या कुछ नहीं किया है। पत्र लिखना बंद करें, सवालों का जवाब दे, आप जवाब दे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। संविधान की किताब को मजाक न बनाए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ने CJI चंद्रचूड़ के सामने संविधान को लेकर राहुल गांधी के नाटक की आलोचना की। चुनावी फायदे के लिए अज्ञानी या अशिक्षित लोगों को गुमराह करना देश की स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। आखिर क्या कारण होगा कि मोदी जी ने CJI को रिबन नहीं दिया? इस वीडियो में पीएम मोदी ने बड़ा संदेश दिया है। एक समारोह के दौरान पीएम मोदी ने रिबन उतारकर फेंका नहीं, बल्कि अपने पॉकेट में डाल लिया। वहां खड़े CJI चंद्रचूड़ ने पीएम मोदी से रिबन लेने की कोशिश भी की, लेकिन पीएम मोदी ने CJI को रिबन नहीं दिया। अगर आप कोई बात दूसरों से मनवाना चाहते हैं तो उसका सबसे बेहतर तरीका है कि उसे पहले अपने ऊपर लागू कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा ही उदाहरण शनिवार को एक कार्यक्रम के दौरान पेश किया। पीएम मोदी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन में CJI DY चंद्रचूड़ के साथ मंच साझा करते हुए नजर आए। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने एक बुकलेट से रिबन हटाया, लेकिन उसे फेंका नहीं, बल्कि अपनी जेब में रख लिया। पीएम मोदी के रिबन जेब में रखने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पीएम मोदी और CJI चंद्रचूड़ मंच पर खड़े नजर आ रहे हैं। दोनों के हाथों में एक बुकलेट है। यह बुकलेट पर एक रिबन से लिपटा हुआ था। पीएम मोदी ने बुकलेट से रिबन हटाया तो इसे पकड़ने के लिए CJI कुछ आगे बढ़े। वह पीएम मोदी के हाथों से यह रिबन लेना चाह रहे थे, क्योंकि वहां इसे फेंकने के लिए कोई डस्टबिन नहीं था। CJI चंद्रचूड़ ने पीएम मोदी से रिबन लेने की कोशिश भी की, लेकिन पीएम मोदी ने CJI को रिबन नहीं दिया। पीएम मोदी ने इस रिबन को अपनी जेब में रख लिया। प्रधानमंत्री मोदी देश भर में स्वच्छ भारत अभियान सालों से चला रहे हैं। इस दौरान वे कई बार सार्वजनिक स्थानों पर झाड़ू लगाते हुए भी नजर आए। ऐसा कर पीएम मोदी लोगों को यह संदेश देते रहे हैं कि अपने आस पड़ोस को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी हमारी ही है, और इसके लिए अगर खुद भी झाड़ू उठानी पड़े तो गुरेज नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के कार्यक्रम में भी पीएम मोदी कुछ यही संदेश देते हुए नजर आए।
इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि भारत के लोगों ने कभी सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका पर अविश्वास नहीं किया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के ये 75 साल मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में भारत के गौरव को और अधिक बढ़ाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष ये केवल एक संस्था की यात्रा नहीं है, यह यात्रा है भारत के संविधान और संवैधानिक मूल्यों की। यह यात्रा है एक लोकतंत्र के रूप में भारत के और परिपक्व होने की। इस दौरान पीएम मोदी ने नया भारत यानी सोच और संकल्प से एक आधुनिक भारत, हमारी न्यायपालिका इस विजन का एक मजबूत स्तंभ है। भारतीय न्याय संहिता के रूप में हमें नया भारतीय न्याय विधान मिला है। इन कानूनों की भावना है सिटीजन फर्स्ट, डिग्निटी फर्स्ट और जस्टिस फर्स्ट। नागरिक पहले, सम्मान पहले और न्याय पहले, जिसे सुनकर सामने बैठे कपिल सिब्बल के भी होश उड़ गए। हमारे क्रिमिनल लॉ शासक और गुलाम वाली कॉलोनियल सोच से आज़ाद हुए हैं, लेकिन आज महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बच्चों की सुरक्षा समाज की गंभीर चिंता है। देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कठोर कानून बने हैं, लेकिन हमें इसे और अधिक करने की जरूरत है। महिला अत्याचार से जुड़े मामलों में इतनी तेजी से फैसले आएंगे, आधी आबादी को सुरक्षा का उतना ही बड़ा भरोसा मिलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आने वाली अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के मुखिया दुष्यंत चौटाला को विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बड़ा झटका लगा है। जेजेपी के पूर्व नेताओं धानक गौतम एवं सिहाग ने सत्तारूढ़ दल भाजपा का दामन थाम लिया है। जननायक जनता पार्टी जेजेपी के पूर्व नेता अनूप धानक, रामकुमार गौतम और जोगीराम सिहाग रविवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। बता दें कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखें बदल दी गई है। अब राज्य में मतदान 5 अक्टूबर को होंगे और रिजल्ट 8 अक्टूबर को घोषित किए जा सकते हैं। दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी के विधायक रामकुमार गौतम, जोगीराम सिहाग और पूर्व मंत्री अनूप धानक ने एक साथ पार्टी छोड़ी है और भाजपा में चले गए। राजकुमार गौतम नारनौंद से विधायक है, अनूप धानक पूर्व मंत्री है और 2 बार उकलाना से विधायक रहे हैं। जोगीराम सिहाग बरवाला से विधायक है। तीनों ने रविवार को जिंद में भाजपा की सदस्यता ली। जिंद में रविवार को बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली हुई, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जेजेपी से आए 3 नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया। बता दें कि तीनों नेता धानक, गौतम और सिहाग जेजेपी के विधायक थे, लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। जेजेपी ने 2019 के विधानसभा चुनाव में 10 सीटें जीती थी, लेकिन 2024 का चुनाव आते आते जेजेपी का कुनबा बिखर गया। इनमें से अब तक 7 विधायक साथ छोड़ चुके हैं और अब केवल दुष्यंत चौटाला, उनकी मां नैना चौटाला और अमरजीत ढांडा ही रह गए हैं। हाल ही में दुष्यंत चौटाला ने चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के साथ गठबंधन किया है, जिसके तहत जेजेपी 70 और आजाद पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं चुनाव आयोग के हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखें बदलने के ऐलान के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खुशी की लहर है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने चुनाव आयोग के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे वोट प्रतिशत में भी बढ़ोतरी होगी। चुनाव आयोग ने लोकतंत्र के अंदर जनता की मांग पर यह निर्णय लिया है। तारीख बदलने से लोग बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेंगे। निश्चित तौर पर इससे वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी होगी। हम चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत करते हैं। दुष्यंत गौतम ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के घर घर अभियान पर हमला किया। उन्होंने कहा कि जनता उनसे पूछ रही है 10 सालों में क्या किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हर घर को जल मिलेगा। कहां है हर घर जल? दिल्ली के प्रदूषण के लिए क्या किया? स्कूल में बच्चों के दाखिले कम हो गए हैं। स्कूल में शिक्षक नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, अस्पताल नहीं है, यमुना नदी प्रदूषित है। उन्होंने आगे कहा कि वो सिर्फ नाटक करते हैं। उनके आधे से ज्यादा विधायक भ्रष्टाचार में लिप्त है, कुछ जेल में है और कुछ बेल पर बाहर है। जनता ने जो प्रयोग किया वो फेल साबित हुआ है। जनता अब उन्हें माफ नहीं करेगी। उनका घर घर जाने वाला अभियान पूरी तरह से फेल होगा। भाजपा झुग्गी झोपड़ी अभियान चला रही है। इसके जरिए जनता की मदद की जा रही है और उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। आने वाली अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।